हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बड़ौदा उपचुनाव में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस और INLD के साथ दूसरी सियासी पार्टियां भी मैदान मारने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। बड़ौदा उपचुनाव में कई मानों में ये बेहद खास है। एक तरफ जहां कांग्रेस के पास अपनी साख बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को यहां पर जीत हासिल कर इतिहास रचना है। ऐसे में इनेलो भी चाहेगी कि वो यहां पर बाजी मार पाए, लेकिन इससे पहले उम्मीदवारों पर पार्टियों का मंथन लगातार जारी है। उधर बीजेपी ने बड़ौदा उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बड़ौदा में CM मनोहर लाल स्टार प्रचारक होंगे और इसके साथ ही क्योंकि आज राजनीतिक नियुक्तियां भी हुई हैं, बात इस पर भी होगी। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चुनावी शोर शुरू हो गया है। 16 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन है और इसके साथ ही हलके में सभी सियासी पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटी हैं। इस बीच दिल्ली में उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची भी जारी है। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति ने 4 नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति को सौंप दिया है और किसी भी वक्त बीजेपी उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी की ओर से पहलवान योगेश्वर दत्त का नाम भी शामिल किया गया है। उधर भूपेंद्र मलिक ने भी CM से दिल्ली में मुलाकात की, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है कि बीजेपी उन्हें बड़ौदा उपचुनाव के लिए टिकट दे सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी दिल्ली में उम्मीदवारों को चुनने पर मंथन कर रही है। इस बीच कांग्रेस में भी टिकटों की दावेदारी जारी है। कर्नल रोहित मोर का नाम कांग्रेस के दावेदारों में शामिल है। जिस तरह से वो हरियाणा भवन में कांग्रेस नेताओं से मिलने पहुंचे, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस रोहित मोर को बड़ौदा में उम्मीदवार बना सकती है। 2019 के विधानसभा के चुनाव में यहां से कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा ने बीजेपी उम्मीदवार और पहलवान योगेश्वर दत्त को मात देकर जीत दर्ज की थी। श्री कृष्ण हुड्डा लगातार तीसरी बार यहां से विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए थे, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई, जिस पर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। परिणाम 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले यहां की फिजाओं में राजनीतिक गूंज सुनाई देने लगी है। बड़ौदा कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। हालांकि कांग्रेस से पहले इस सीट पर इनेलो की पकड़ थी, लेकिन इस बार बीजेपी इन सभी समीकरणों को ध्वस्त कर इतिहास रचने के लिए बेकरार है। यही वजह है कि बीजेपी यहां कदम फूंक फूंक कर रख रही है ताकि कोई चूक ना हो। बीजेपी बड़ौदा में विकास के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और विकास नहीं होने का कारण कांग्रेस को बता रही है। उधर पूर्व CM और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस सीट पर फिर से जीतने का दावा कर रहे हैं। इसके लिए सियासी बाढ़ भी उन्होंने छोड़ने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ जहां 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी, JJP, कांग्रेस और इनेलो ने अलग अलग ताल ठोकी थी, तो इस बार बीजेपी JJP साथ है और आंकड़े बताते हैं कि अगर बीजेपी और JJP के वोटों को जोड़ दिया जाए तो इस बार कांग्रेस के लिए बड़ौदा आसान नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि कृषि कानून से उसे जीत में मदद मिलेगी। एक बात तो तय है कि कांग्रेस जहां इस सीट को चौथी बार कब्जा करने की कोशिश करेगी, तो बीजेपी चाहेगी कि वो इस सीट को अपने नाम कर इतिहास रचे, क्योंकि इस सीट पर अब तक बीजेपी का कोई उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट के साथ बहुत कुछ अंदाजा आपको लग चुका होगा, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पुरजोर तरीके से कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन सवाल कई हैं, क्योंकि अभी तक नामों का ऐलान हो नहीं पाया है। राजनीतिक दल इसी बात को लेकर मंथन कर रहे हैं कि आखिर कौन सा ऐसा योद्धा है जो कि मैदान में उतरेगा और उनके राजनीतिक दल को जीत दिला पाएगा। खैर, बहुत सारी चीजें हैं, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता खालिद हुसैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता योगेश शर्मा जी हमारे साथ हैं और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखवंत सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन जरा जल्दी से मैं योगेश शर्मा जी,
ये जरा बताइए कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं गठबंधन में, आप कोशिश कर रहे हैं बीजेपी और जेजेपी की तरफ से, इससे पहले भूपेंद्र मलिक की मुलाकात और उसके बाद आज योगेश्वर दत्त भी जब सीएम से मिले हैं, तो क्या चीजें चल रही हैं? ये तो कहा जा रहा है कि सिंबल बीजेपी का होगा, लेकिन चेहरा किसका होगा ये अभी तक भी इस पर सस्पेंस बरकरार है। शुभेंदु जी, कहीं कोई सस्पेंस बरकरार नहीं है। हम पिछली हमारी चुनाव समिति की जो मीटिंग हुई है उसमें तय कर चुके हैं, हमारे लीडर ने अपने बयान दे चुके हैं कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और मिलकर चुनाव लड़ने में सिंबल भारतीय जनता पार्टी की घोषणा की है और उम्मीदवार कोई भी हो दोनों पार्टियों की तरफ से तय करके, हाईकमान तय करके उम्मीदवार लड़ाएगा। और जब चुनाव चिन्ह कमल का निशान होगा तो मैं समझ सकता हूं कि आगे कुछ भी सस्पेंस या ऐसा कुछ बताने की जरूरत बकाया नहीं रह जाएगी। नहीं, जीत या हार होती है, कुछ भी होता है तो उसमें जिम्मेदारी आपका, सहयोग तो आपका भी है, क्योंकि इसलिए आप भी तो ये चाहेंगे कि प्रबल दावेदार आपकी तरफ से, आपके गठबंधन की तरफ से उतारा जाए। अगर कहीं कोई चूक होती है तो क्या आप ये अपने सहयोगी दल से नहीं कहेंगे कि कुछ चीजें हैं जिसको बदल देना चाहिए या ठीक करना चाहिए? कहीं कोई चूक की जो आप बात कर रहे हैं, कहीं भी किसी तरह की चूक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप पिछले चुनाव के इतिहास में जब जाएंगे, इसी विधानसभा में जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर जितने वोट हासिल किए, आज दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जब दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, दोनों पार्टियों के वर्कर, दोनों पार्टियों के नेता, हमने जो लगातार पिछले समय में प्रदेश की और बड़ौदा विधानसभा में जो काम विकास के हुए हैं, हम विकास के नाम पे लोगों के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह भ्रमित लोगों को करके, जिस तरह से इन्होंने अभी पिछले आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से किसानों के एक मुद्दे को बेवजह उठाकर इन्होंने जिस तरह लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। आज हरियाणा प्रदेश में किसान समझ चुका है कि जिस एमएसपी के मुद्दे पे ये शोर मचा रहे थे, ये तो किसानों की बात तो है ही नहीं। आज इसलिए बार बार यही कहा जाता है में हम बाजरा कि बात यहाँ पर राजनीति की, बड़ौदा उपचुनाव की होती है, लेकिन अपने आप किसानों को केंद्र में रख लिया जाता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। विजेंद्र जी, मैं जरा समझना चाह रहा हूँ, आज जो दिन भर से बैठकें चल रही हैं और ये कहा भी जा रहा है कि अब देर रात तक जो है नामों का ऐलान हो जाएगा। बहुत कम चुनिंदा नाम रह गए हैं अब, लेकिन वहां से उन नामों में से भी एक नाम को चुनने में बड़ी मशक्कत हो रही है। इंतजार किसी दूसरे राजनीतिक दल का है कि वो अपने पत्ते खोले, या अपने ही जो नाम है उसको चुनने में थोड़ा सा समय लग रहा है ज्यादा? देखिए शुभेंदु जी, जब प्रत्याशी का चयन होता है तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है शुभेंदु जी। जैसे हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से कल उन्होंने मुलाकात भी की है दिल्ली में। इसके अलावा बीजेपी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो सब बैठ के तय करता है, और सहयोगी जो पार्टी है जेजेपी, उससे भी बैठ के चर्चा हुई है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मजबूत प्रत्याशी बड़ौदा के अंदर उतारेगी शुभेंदु जी। और मैं इतना पूरा विश्वास के साथ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े धुरंधर को धूल चटाने का काम करेगा। जैसे जींद उपचुनाव के अंदर देखिए, इन्होंने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और कैथल विधानसभा के वर्तमान के जो उस समय के विधायक थे रणदीप सुरजेवाला जी, उनको उतारा था। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कृष्ण बड्डा के रूप में छोटे से कार्यकर्ता थे जो छोटा सा डॉक्टर का क्लिनिक चलाते थे, उन्होंने उनको धूल चटाने का काम किया था। ऐसे ही जैसे जींद उपचुनाव हमने बड़े मार्जिन से जीता था, मुश्किल से जमानत बच पाई थी सुरजेवाला जी की, बड़ौदा के अंदर भी बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी की इस बार वहां पे जमानत जब्त होगी। इनकी जमानत को कोई बचाने वाला नहीं है। जिस तरह से इन्होंने भड़काने का काम किया है प्रदेश की जनता को, जनता समझ चुकी है शुभेंदु जी इनकी चाल को। कि किसानों के हित में ये नहीं है और मजदूरों के हित में ये नहीं है, युवाओं के हित में ये नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। खालिद हुसैन जी, बीजेपी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता आपके बड़े से बड़े दिग्गज को हराने में सक्षम है, ये पहले सीएम ने कहा और अब बीजेपी के प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं। असल में बात क्या है कि ये सब चीजें कहने के लिए बहुत अच्छी हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने सब लोग पढ़ रहे, सबने देखे सुने। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, आप दिन में देखो रात में देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधानसभा का जब 1 साल पहले सामान्य चुनाव हुआ, 1 साल पहले जो चुनाव हुआ उसमें दोनों दल एक दूसरे को गाली देते हुए चुनाव में गए थे।
आज भी इनका यह है कि कैंडिडेट हम देंगे, आप सिंबल आप दीजिए। आज भी इनका, आपने ही थोड़ी देर पहले इनसे पूछा कि इनके कैंडिडेट्स को लेकर विचार चल रहा है कि आप कैंडिडेट दे दीजिए, सिंबल हमारा ले लीजिए। ये जो सौदेबाजी, ये सौदेबाजी इन्होंने जो सरकार बनाने में की थी, आज भी उसी सौदेबाजी पे दोनों दल लगे हुए हैं। इसमें हरियाणा की जनता का हित नहीं है। हरियाणा की जनता का हित, वहां से कांग्रेस पार्टी का विधायक पीछे लगातार रहा है। हरियाणा की जनता और बड़ौदा की जनता जानती है, इसीलिए तो कि खालिद बड़ौदा हुसैन में जी, जो कुछ करा सकते हैं, जो इसीलिए कुछ तो किया है, बीजेपी जो के कुछ प्रवक्ता करेंगे, बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आपने बड़ौदा में अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिस वजह से जनता आपको एक बार फिर से चुने या आपके ऊपर भरोसा करे, इसीलिए बार बार कह रहे हैं। आप ये समझिए, पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार है ना हरियाणा में, इसे सहमत है आप? सारा देश सब जानते हैं इसको। पिछले चुनाव घोषणा होने से पहले कितनी बार मुख्यमंत्री जी बड़ौदा गए? एक बार गए क्या? क्या वो एक बार गए कि बड़ौदा के अंदर? और घोषणाएं जो हुई हैं चुनाव के पहले, तुरंत पहले घोषणाएं वहां के लिए होती हैं, तो ये क्या, ये इनका विकास है या इनका बड़ौदा के लिए कुछ अच्छा सोचने का नजरिया है? तो ये कहने के लिए अच्छा, नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा है। आप भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा से ये देखा जाता है, देखो नाम के कैंडिडेट का नाम सामने आए, इसको लेकर के वेट एंड वॉच हमेशा किया जाता है। पहले देख लिया जाए कि सामने वाला कौन से पत्ते चल रहा है, उसके बाद ही तय किया जाएगा कि हम कौन सा तुरुप का इक्का मारेंगे। तो पहले इंतजार करेंगे कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, उसके बाद फाइनल करेंगे। नहीं, मैं आप ही के टीवी पे देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि योगेश्वर जी जाते हैं बहुत सारे प्लेयर्स को लेकर, उसके अलावा एक दूसरे कैंडिडेट्स भी जाते हैं। इनकी जो प्रक्रिया है अभी तक, यानी ये समझते हैं कि नॉमिनेशन के आखिरी दौर तक चल सकती है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, 130 साल पुरानी पार्टी है, जो एक प्रोसेस है कांग्रेस के अंदर, बहुत बड़ी लीडरशिप है हरियाणा के अंदर। ठीक है, वो आपके सामने समय से पहले आपके सामने नाम होगा और एक कार्यकर्ता पार्टी का होगा। ठीक है, मैं जरा जल्दी से योगेश कौशिक जी आपसे एक चीज समझ रहा हूं कि नामों को लेकर के हमेशा से ये कहा जाता है कि वेट एंड वॉच की स्थिति है। हालांकि राजनीतिक दल के जो प्रवक्ता हैं वो ये इस बात पर इनका सहमत नहीं हो रहे हैं कि हम इंतज़ार सिर्फ दूसरे राजनीतिक दल का भी कर रहे हैं। ये एक अहम विषय होता है, क्योंकि ये भी होता है कि कहीं आप जिस नेता को या जो भी दावेदार है उसको अगर टिकट नहीं मिलती है तो बगावत कहीं कर दे, तो इसलिए आखिर में आकर के पत्ते डिस्क्लोज किए जाएं। देखिए एक्चुअली क्या है कि बीजेपी का, मैंने पिछली बार भी जब इसका जिक्र हुआ था चुनाव का, तो मैं पहले कह रहा था कि बीजेपी इस चीज़ की मास्टर है, कास्ट कम्बिनेशन का, वो सबसे ज़्यादा ध्यान वही रखते हैं। उनकी इच्छा क्या है? उनकी इच्छा ये है कि इनेलो एक जाट कैंडिडेट खड़ा कर दे और कांग्रेस एक जाट कैंडिडेट खड़ा कर दे, तो हम अपना ब्राह्मण करेंगे। ये उनकी इच्छा है अंदर से, चाहे बाद में नतीजे कुछ भी आए मुझे नहीं मालूम। ये भी संभव, वो जाट डोमिनेटेड एरिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अच्छा, वो इच्छा कैसे कंफर्म होती है वो बताता हूँ मैं। जैसे सोनीपत कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट्री और रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों की दोनों जाट डोमिनेटेड है लगभग, और दोनों जगह से इन्होंने ब्राह्मण खड़े किए थे। ठीक है, तो वो इनका, इसमें हर राजनीतिक दल का अपना अधिकार है, कोई भी अपनी रणनीति बना सकती है। लेकिन अब क्या है कि अब इस रणनीति में थोड़ी सा और गड़बड़ शुरू हो गई है। वो गड़बड़ कहाँ शुरू हो गई है कि जेजेपी अब इनके एलाइज हैं अब आज के दिन। वो जेजेपी अगर हम मतलब वैसे गणित के हिसाब से जोड़ें तो इनकी 80,000 के करीब सीटें वो वोट बनते हैं और वन साइडेड जीत जाएंगे। तो मेरे ख्याल में वो सीएम साहब को या किसी को भी ना आने की जरूरत है ना कुछ और, नॉमिनेशन भरो और घर जाके सो जाओ, कोई जरूरत नहीं है उन्हें आने की। 80,000 आगे अपने जीत जाएंगे। लेकिन कहानी कहाँ से शुरू होती है कि गणित में तो 1+1 2 ही होते हैं, पर राजनीति में 1+1 2 हो ये जरूरी नहीं है। वो 1+1 आधा भी हो जाता है कई बार, और 1+1 5 भी हो जाता है कई बार। उसके ऊपर एक सबसे बड़ा प्रहार वहां होता है जहां पे जेजेपी ने जो चुनाव के समय वोट मांगे थे वो ये कह के मांगे थे कि आप हमें वोट दो, हम बीजेपी को जमुना पार करके आएंगे। तो मीज बाय जो वोट इन्हें मिले थे वो एंटी बीजेपी मिले थे, और उसमें इनेलो को कोई बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले थे। ठीक है, अब क्या है, जेजेपी ने तो सरेंडर कर दिया अपना जो भी चुनाव है। सरेंडर मींस अपना इनका कैंडिडेट तो होगा ही नहीं, मतलब सिंबल तो बीजेपी का ही रहेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, तो अब इनकी जगह पे जो इनेलो अब आएगा अपना जो कैंडिडेट देगा, और डेफिनेटली आज के दिन तो बीजेपी की खिलाफत में लड़ेंगे सब लोग, चाहे इनेलो लड़े, चाहे वो कांग्रेस लड़े, चाहे बीएसपी भी, चाहे कोई भी खड़ा हो कैंडिडेट, तो अगेंस्ट बीजेपी लड़ेंगे सारे के सारे। तो अब उसमें अगेंस्ट में
मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब दो तरीके से वोट डलेंगे, जैसा कि ये कह रहे हैं कि हम उनकी जमानत जब्त कर देंगे, वो शायद कांग्रेस भी कह दे हम जमानत जब्त कर देंगे, लेकिन चुनाव दो तरीके से होगा। दो तरीके से, एक तो एंटी बीजेपी, जो कि अभी योगेश जी कह रहे थे कि बहुत बरगला दिया है किसानों को, अगर वाकई किसानों को बरगला दिया है तो एंटी कांग्रेस माहौल हो गया होगा, और अगर ये जो किसान नाराज हैं तो एंटी बीजेपी माहौल हो गया होगा। तो अब उसका लाभ किसे मिलेगा? इनेलो को मिलेगा या कांग्रेस को मिलेगा या बीजेपी को? ये समय बताएगा। हालांकि मेरा सवाल ये था कि सभी राजनीतिक दलों के लिए इंतजार सिर्फ इसलिए है कि दूसरे दल का अगर कोई बागी हो जाए, सबके सब इसलिए, क्योंकि सबको ये मालूम है कि आपके कैंडिडेट पे निगाह रहेगी। तो इसलिए मुझे तो दो चीजें लगती हैं इसमें, मैं बताऊं कांग्रेस की तो, कि कांग्रेस शायद 2 या 3 नॉमिनेशन करा दे और फिर किसको विड्रॉ कराना लास्ट मोमेंट पे करा दे। ठीक है, तो ये राजनीति हो सकती है। मैं जरा सुखवंत जी से भी रिएक्शन ले लेता हूं, लेकिन एक जरा जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे योगेश जी। मैं योगेश कौशिक जी ने अभी कहा कि मैंने कहा बरगलाने की जो बात, मैं बरगलाने की बात ना करते हुए मेरी बात वहां रुक गई। मैं ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस ने जिस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की एमएसपी और अध्यादेश के खिलाफ, जो इन्होंने पब्लिक को बरगलाया, आज ये हरियाणा प्रदेश का जो बाजरा है 2150 रुपए खरीदा जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां 1300 रुपए में खरीदा जा रहा है। मुझे कांग्रेस वाले भाई ये बताएं कि आप यहाँ किसानों का जो साथ आंदोलन कर रहे हैं, उसी आपके प्रदेश में राजस्थान में क्यों आप 1300? फिर से वही कह रहा हूँ, क्योंकि बात यहाँ पर अगर बड़ौदा के उपचुनाव की हो रही है तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन वहीं आ जाता है किसानों को लेकर के। फिर से केंद्र में सुखवंत जी जरा जल्दी से रिएक्शन। शुभेंदु जी, मैं योगेश जी ने जो कहा कि कांग्रेस ने बरगलाया, पहली बात तो मैं इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट इसलिए करता हूं कि ये किसानों का स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट था। उनको जब ये लगा कि ये जो कानून है वो उनके डेथ वारंट हैं, तो उन्होंने उसके विरुद्ध स्वयं उठे को, और इंडियन नेशनल लोकदल ने भी किसानों का साथ दिया। चौधरी अभय सिंह चौटाला एक जिलेवार गए, उन्होंने मेमोरेंडम डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को दिया। तो इसमें कांग्रेस अकेला होता क्या है कि ये लोग दोनों बना देंगे, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, मतलब हमने क्या भूमिका में एनएलडी भी क्या किया वो। दूसरी बात ये है कि अब पॉलिटिक्स, ठीक कहा कौशिक साहब ने कि पॉलिटिक्स को मैथमेटिक्स नहीं है। अब देखना ये है कि जो वोट जेजेपी को मिले थे और बीजेपी को मिले थे, उनकी नेचर क्या थी। उनकी नेचर दोनों एक दूसरे के विपरीत थी, और जब आप दो जो अलग अलग विचारधाराओं के व्यक्तियों को मिलाएंगे या अलग अलग नेचर के उसको एलिमेंट्स को मिलाएंगे, तो उससे क्या पैदा होगा वो आप समझ सकते हैं। वो चीजें जेजेपी की तो जाएंगी सारी वोटें। सुखवंत जी, इसीलिए तो एक बड़ा सवाल ये भी था कि जब विधानसभा के चुनाव हुए, जननायक जनता पार्टी अलग से राजनीतिक दल बन गया, तो वो भी तो एक टेस्ट था कि क्या जो वोटर है, जो एनएलडी का वोटर था शुरुआत से, जो जिस झंडे के साथ रहता था, जिस कैडर जो आपका बना हुआ था, वो जेजेपी के पास ट्रांसफर हो जाता है, तो बहुत बड़ी चीज थी ये। तो मेरा सवाल ये है कि अब वो चीज में, उस चीज के अंदर बदलाव कैसे आ पाएगा? आप जो जननायक जनता पार्टी, जो आप कह रहे थे कि एनएलडी का पहले पुराना वोटर था, वो जो शिफ्ट हो गया था, वापस एनएलडी के पास कैसे आएगा? आप इस उपचुनाव के अंदर क्या होगा? हाँ, मैं जवाब देखो शुभेंदु जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, लगातार आपकी हरियाणा पे नजर रहती है। अगर आप ये बात अब नहीं समझ पाए और पिछले जो लोकसभा, इस विधानसभा के जो जनरल इलेक्शन थे, अगर उन्हीं से आज की स्थिति को कंपेयर करोगे तो ये बिल्कुल सही नहीं। आज स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि जेजेपी ने वोटर्स के साथ जो धोखा किया, उसकी वजह से आज जो स्थिति है, आप उस स्थिति के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते। नंबर एक बात, ये बच्चा जानता है इस बात। ठीक है, किसान का प्रोटेस्ट एक अलग विषय है। तीसरी बात ये है कि आपने देखा बीजेपी के जेपी दलाल को किस प्रकार से गांव में नहीं घुसने दिया, और उनके नेताओं को आगे भी घुसने नहीं देंगे। तो जेजेपी की तो आप बात ही छोड़िए, क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा जेजेपी के प्रति है। ये जेजेपी ने बीजेपी के, आपको लगता है कि सिंबल जो है बीजेपी का दे दिया? मेरे को नहीं, इनका ये क्या करेंगे वो ये जाने, इनकी अपनी रणनीति होगी। लेकिन मैं अब इनेलो कैसे इसमें ड्राइविंग सीट पर है, इस पर मैं इस बात पे आता हूं कि जैसे आपने जेजेपी और बीजेपी की तो हालत देख ली। जहां तक कांग्रेस की बात है, देखो एक बात साफ है कि इस इलाके में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव है, और उस प्रभाव का डायल्यूजन कैसे हुआ है, क्योंकि आज के दिन कांग्रेस के जो हाईकमान की जो स्थिति है, उसमें रणदीप सुरजेवाला और शैलजा जी बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं, और लोगों को साफ लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा जो है वो कांग्रेस में उनकी स्थिति लगातार गड़बड़ाई है। और जो लोग
भूपेंद्र हुड्डा के साथ पिछले इलेक्शन में गए थे, शुभेंदु जी मैं दावा करता हूं वो लोग इनेलो के साथ दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि इनेलो एक इंडिपेंडेंट पावर है, उसमें ऊपर से हाईकमान से किसी को आदेश नहीं मिलना है, और जो ग्रामीण अंचल बड़ौदा में है। तो फिर जो आरोप आप जननायक जनता पार्टी के ऊपर लगाते थे कि दल तोड़ राजनीति कर रहे हैं, हमारे राजनीतिक दल से तोड़ कर ये चेहरे ले गए, तो ये तो फिर आरोप आपके ऊपर भी लगेगा। मैं जो कुछ कह रहा हूं, आपका सवाल कुछ अलग है। हाँ, नहीं मैं तो उसी सवाल पर कह रहा हूं। नहीं, आपका सवाल कुछ अलग है। हम यहाँ पे मैं वोटर के शिफ्टिंग की बात कर रहा हूं, मैं किसी चेहरे को तोड़ने की बात नहीं कर रहा। चौधरी अभय सिंह चौटाला बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। मैं इसको कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं। चौधरी अभय सिंह चौटाला साफ कह चुके हैं कि हम अपने पार्टी के मेहनती, संघर्षशील और पुराने कार्यकर्ता को टिकट देंगे, हम इस तरह से इंपोर्ट नहीं करेंगे। और जो दल इंपोर्ट करेगा वो एक तरह से उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। कितनी विकास की बात करो, कितनी मजबूती की बात करो, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस कपूर नरवाल जी को आयात करना चाहती है या बीजेपी दूसरे दलों से लेके सिंबल पर लड़ाना चाहती है, उनका कॉन्फिडेंस डोला हुआ है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूं कि पिछले चुनाव में और अब के चुनाव में जो समीकरण बदले हैं, जो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। वो बड़ा फैक्टर ये है कि जेजेपी से लोगों को एक नयापन की उम्मीद थी कि कुछ नया इनमें नजर आएगा, नए लड़के हैं, यंग ब्रिगेड है, कुछ अलग करेंगे। मैं भी बोलता था यहाँ पे कि मुझे इनसे उम्मीद है। और चौटाला जी जो है उस टाइम पे जेल में थे, चौटाला जी उस टाइम जेल में थे, ठीक है। अब चौटाला जी बाहर आ गए हैं, और ईमानदारी की बात कहूं, पता नहीं शायद इनेलो के प्रवक्ता को अच्छा ना लगे, जो फेथ चौटाला जी में वोटर्स का और इम्पैक्ट वोटर्स का है, वो अभय सिंह जी का नहीं है। ये मेरी अपनी मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा? हाँ, लेकिन चौटाला जी की जबरदस्त पकड़ है। आज मतलब 2-1 दिन के पहले के अखबार में मैंने पढ़ा कि आज के दिन 86 की उम्र में भी जब लोग मिलके आते हैं उनसे, तो कहते हैं कि भाई बुड्ढे में दम है। ठीक है, मैं जरा जल्दी से आप योगेश जी जरा जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर मैं विजेंद्र जी आता हूं आपके पास और खालिद जी आपके पास। मेरे बहुत ही सम्मानित साथी हैं, सुखवंत जी ने अभी कहा कि अलग अलग विचारधारा, जेजेपी और बीजेपी की इन्होंने बात की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सन 87 में चौधरी देवीलाल जी ने सरकार बनाई, मंगल सेन जी के साथ गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। उसके बाद जितनी बार भी हरियाणा प्रदेश में INLD ने सरकार बनाई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। हम तो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे चलते हुए, चौधरी देवीलाल जी के रास्ते पे चलते हुए, हरियाणा प्रदेश की जनता की भावनाओं को रखते हुए, मैं योगेश जी की बात पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि आज जेजेपी ने अपना सरेंडर कर दिया है। सरेंडर शब्द जो आप कह रहे हैं, मैं उसका खंडन करता हूं। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। चुनाव निशान और एक ही रह सकता है, 2 कैंडिडेट। इसीलिए मेरा सवाल यही था कि अगर जीत होती है या हार होती है तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। इसलिए योगेश जी बिल्कुल आपके राजनीतिक दल की भी होती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। मैं जरा ग्राफिक्स के जरिए जरा सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हम अपने प्रदेश की जनता को कि आज राजनीतिक नियुक्तियां भी जो हुई हैं बड़ौदा उपचुनाव से ठीक पहले, तो ऐसे में ये अपने आप में किस तरीके से नजर आता है और इसका फायदा क्या राजनीतिक दल को मिलने जा रहा है, यानी कि गठबंधन की जो सरकार है उनको किसी तौर पर इस आने वाले चुनाव में मिलेगा। तो बड़ौदा उपचुनाव से पहले राजनीतिक नियुक्तियां, कौन कौन से वो चेहरे हैं बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के जिनको एक तरीके से कार्यभार सौंपा गया है, एक पद उनको दिया गया है, और इसको लेकर के हालांकि पहले भी सुगबुगाहट तेज थी जननायक जनता पार्टी की तरफ से। दुष्यंत चौटाला लगातार ये कोशिश कर रहे थे मुख्यमंत्री से, हालांकि इसको लेकर बातचीत हुई थी कि जल्द से जल्द चुनाव से पहले ही ये राजनीतिक तौर पर नियुक्तियां हो सकें, ताकि जो नाराजगी कह लीजिए या फिर अपने जो नेता हैं उनको साथ में जिम्मेदारियों के साथ बांट करके उनसे आगे जो है काम उनसे करवाया जा सके या फिर जमीन को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। चलिए, तो बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। स्टार प्रचारकों की आज लिस्ट भी सामने आई है, उसको लेकर के भी बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।
के बाद आप सभी का स्वागत है। और बड़ौदा का ये महायुद्ध अभी भी जारी है और इसको लेकर के लगातार कोशिश यही है राजनीतिक दलों की तरफ से कि अपने योद्धा को मैदान में उतारा जा सके, लेकिन सबसे पहले परखा जाए उसको कि क्या असल मायने में वो जो जीत का लक्ष्य है क्या वो वहां तक पहुंच पाएगा। और इसी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं जरा जल्दी से विजेंद्र नेहरा जी, राजनीतिक नियुक्तियों का जो सवाल है क्या वाकई में ये जो पार्टी के भीतर या राजनीतिक रूप से, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि कुछ बीजेपी के नेता, पूर्व विधायक पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं, बगावत के सुर नजर आते हैं मौजूदा विधायकों के भीतर, तो क्या इसीलिए राजनीतिक रूप से नियुक्तियां की गई ताकि अगर कोई भी परेशानी है या कोई भी आवाज है मतलब उसको थोड़ा मैनेज किया जा सके, शांत किया जा सके? देखिए शुभेंदु जी, जो नियुक्तियां खाली थी उनको तो भरना ही था, और जिस तरह से जो नए दायित्व दिए गए हैं उन सभी को हम अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। और सभी वरिष्ठ लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो जेजेपी के नेता हों, उन सबको जो जिम्मेदारी दी है, उनके पिछला जो रिकॉर्ड है, जो उनकी कार्यकुशलता है, जिस क्षेत्र में वो पारंगत है, काम करने में निपुण है, उसी क्षेत्र का दायित्व उनको दिया गया है शुभेंदु जी। और जहां तक बात है, देखिए मैं अभी इनेलो के प्रवक्ता को सुन रहा था शुभेंदु जी, उन्होंने मैं उनकी दलेरी की दाद देना चाहूंगा कि पिछले जो चुनाव था बड़ौदा का, उसमें 2% वोट इनेलो को मिली थी, 3145 वोट मिली थी और 32 से 81 वोट बीएसपी को मिली थी। तो बीएसपी को भी इनसे ज्यादा वोट मिली थी, इनको 2% मिली थी, बीएसपी को 2.5% मिली थी। फिर भी जिस तरह से वो बातें कर रही थी, उसके कर रहे थे प्रवक्ता जी, उसके लिए तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। ये देखिए, मैं मान के चलता हूँ इनेलो कहीं दौड़ में नहीं है, रेस में नहीं है। और जींद उपचुनाव में भी इनको आप देखिए शुभेंदु जी, जो पंचायती उम्मीदवार था, निर्दलीय उम्मीदवार था, उसको इन्होंने अपना उम्मीदवार बना लिया। एक अभय चौटाला जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि इस जीत, ये जो उपचुनाव है बड़ौदा का, इसके बाद गठबंधन टूट जाएगा। देखिए ये तो सपने में यही ख्वाब देखते रहते हैं हमेशा, इनका कोई वजूद नहीं है, अस्तित्व खत्म हो चुका है। और इनेलो को आज हरियाणा प्रदेश से ये बीता हुआ कल की बात कर रहे हैं, इनेलो को हम गिनती में नहीं गिन रहे हैं। और रही बात कांग्रेस पार्टी की भी यहाँ पे जमानत जब होगी शुभेंदु जी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ, क्योंकि शुभेंदु जी आपके साथ हम लोग डिबेट करते थे जब जींद का उपचुनाव हो रहा था, उस समय भी हम यही बात करते थे। परिणाम ने बता दिया कि हम लोगों की बात में कितना दम था, कितनी सच्चाई थी। आज मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब ये बड़ौदा का रिजल्ट आएगा, क्योंकि 3 तारीख को वोटिंग है, 10 तारीख को नतीजे आएंगे और 14 तारीख को दिवाली है, तो हम दिवाली मनाएंगे। विजेंद्र जी इतने दावे के साथ कहेंगे तो वही विपक्ष जो हमेशा से ये कहता है कि अगर जीत बीजेपी की होती है तो सवाल फिर वही हो जाता है ना कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ है या और दूसरी चीजें कर दी गई, आप सरकार में इसका फायदा, तो दावे के साथ कहने का ये विपक्ष फिर बाद में आरोप यही लगाएंगे। शुभेंदु जी देखिए, ये तो विपक्ष का एक हार का बहाना होता है। क्या दिल्ली में ईवीएम ठीक थी? क्या पंजाब में ठीक थी? क्या राजस्थान में ठीक थी? क्या महाराष्ट्र में ठीक थी? क्या छत्तीसगढ़ में ठीक थी? अब ये बताइए ना मुझे, अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं हार रही है तो वहाँ ईवीएम ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ईवीएम गलत हो जाती है। तो ये तो हार के बहाने हैं। देखिए, मैं जरा सुखवंत जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। सुखवंत जी से मैं योगेश जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हारती है तो उसकी जिम्मेदारी लेती है सीधे। ठीक है, इनकी तरह भागते नहीं हम लोग। हाँ, भागते नहीं है। ठीक है, सुखवंत जी से जरा जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं खालिद हुसैन जी आपके पास आता हूँ। देखो शुभेंदु भाई, विजेंद्र नेहरा जी लगातार भविष्यवाणियां कर रहे हैं और मेरे को लगता है इनकी प्रतिभा का सही सदुपयोग यहाँ पे नहीं हो रहा। ये चुनाव आयोग जाके अपनी सेवाएं दें तो बढ़िया रहेगा, लोगों को फायदा है, चुनाव आयोग को फायदा है। ये जो राजनीति है ना, इसमें भविष्यवाणियां नहीं होती। और अगर ये बात करेंगे पिछले, तो बीजेपी की क्या स्थिति थी इस देश में और हरियाणा में बीजेपी की क्या स्थिति थी। अब इन लोगों के व्यवहार को, राजकाज को देख करके कि किस प्रकार से ये लोग विकास का जो नाम लेते हैं ना, वो अगर ये विकास कहें तो आप उसको विनाश समझो। और इनको पता लग जाएगा बड़ौदा में कि इनकी क्या स्थिति वहां पे रहने वाली है। और अब भी आंखें नीचे बैठे हैं। मैं तो हिम्मत की इनकी दाद दे दूंगा कि जब जेपी दलाल और इनके दूसरे नेताओं को लोगों ने इकट्ठा होकर के गांव में नहीं घुसने दिया और फिर भी ये जीतने की बात करते हैं। और जहां तक बीच में जेजेपी के प्रवक्ता साथी ने मंगल सेन जी का और चौधरी देवलाल जी का जिक्र किया, वो इस बात को भूल जाते हैं कि चुनाव पूर्व गठबंधन था जो उन्होंने जिक्र किया। और चुनाव पूर्व गठबंधन में जब जनता मैंडेट दे देती है तो वो लीगलाइज हो जाता है। लेकिन आपने यहां पे क्या किया? यहां पे किया, बीजेपी के विरुद्ध चुनाव लड़े और लोगों को आश्वासन दिया कि हम बीजेपी को जमुना पार छोड़ करके आएंगे, और उसके बाद उनको वापस ले आए, आपने गद्दी पे बैठा दिया क्योंकि आपको कुर्सी चाहिए थी। तो अब जनता का जो रिएक्शन है, लोगों का जो रिएक्शन है, वो बड़ा भयावह है। इनको पता लग जाएगा कि अब ये क्या होने जा रहा है। दूसरी बात इसकी जो कह रहे थे कि मैथमेटिक्स जो है ना, आप एक शब्द आपने सहयोगी पार्टी प्रयोग करते हैं आप बीजेपी के लिए, बीजेपी और जेजेपी के लिए।
आप अगर पेरेंटल पार्टी शब्द यूज करें ना, जेजेपी के लिए बीजेपी, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन लोगों की इनको बनाया इसलिए गया था कि ताकि उनको लाभ हो जाए और इस प्रकार से सरकार बढ़ा लें, क्योंकि 75 पार का ये नारा तो देने जेजेपी वालों भी को आपके ऊपर आरोप लगाती है, वो तो ये कहते हैं कि आपकी सीटें नहीं आई वरना आप समर्थन कर देते। अरे शुभेंदु जी, आप भी गजब करते हैं भाई। नहीं, मैं तो आपके सामने आप गजब करते हैं भाई। अगर आती आप हवा में काल्पनिक सवाल का क्या तुक है? काल्पनिक ये अपनी बात को ये जो जस्टिफाई चीज करने के लिए इस प्रकार की बातें करें, नहीं, मैं और आप इनको कोलैबोरेट फिर वही बात है, अगर सवाल कर दें तो आपको फिर परेशानी हो जाती है। परेशानी नहीं है, हाँ। काल्पनिक सवाल क्यों? नहीं, काल्पनिक सवाल ये तो कहा गया ना शुरुआत में। फैक्ट्स पे करें ना, वही बात है ना। सवाल करें, कल को क्या होगा क्या पता? नहीं, फैक्ट पर नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कल पर, मैंने ये कहा कि ऐसा कहा जाता रहा है। आ जाती तो आप भी ये करते। तो ये नहीं, ये काल्पनिक सवाल नहीं है। मैंने कहा कि जब सीटें नहीं आई, ये जननायक जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि अगर आपकी सीटें आ जाती तो आप समर्थन कर देते। ये तो बयान दिए गए थे। राजनीतिक दल के रूप में ये काल्पनिक सवाल कर सकते हैं, और मैं तो उनका सवाल रख रहा हूं। पत्रकार के रूप में आप ये काल्पनिक सवाल ना करें ना। नहीं तो आप भी ये ना कहना कि सहयोगी दल कहें या ना कहें, पैरेलल पार्टी तो वही पैरेलल पार्टी वो आप कह सकते हैं ना, मैं नहीं कह सकता ना सर। मैं अपना व्यू दे रहा हूं। हाँ, आप अपना व्यू दीजिए ना। आप ये कह रहे हैं कि सहयोगी दल आप ना कहें, ठीक है। जिस तरह से अभी सुखवंत जी कह रहे, मैं सुखवंत जी से फिर निवेदन कर रहा हूं कि 3 तारीख को वोट डल जाएगी, 10 को रिजल्ट आ जाएगा। आपने जींद में भी यही मुंगेरी लाल के सपने देखे, हरियाणा प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ, आपने यही सपने देखे। अभी जैसे कि बता रहे थे, बीएसपी से भी नीचे आपके वोट आ रहे हैं, लेकिन आपसे हम बहस क्या करें, हमारी समझ में बात नहीं आ रही, क्या कहें? ये देखिए, राजनीति में इस बात का कोई महत्व नहीं होता कि कल क्या था, बिल्कुल महत्व है कि आज क्या था। रणनीति क्या पता उनकी बदल जाए, आज बहुत आगे निकल जाए। हम ये बात करें क्या कि जी बीजेपी की 2 ही सीटें थी हिंदुस्तान के अंदर, या बीजेपी की 4 ही सीटें थी जो एकदम 48 पे आ गई। ठीक है, ये चीजें कल की हो गई, आज के चुनाव को आज के, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के वर्कर बहुत मेहनती हैं, लेकिन इनेलो के या जेजेपी के भी कम मेहनती नहीं है। बिल्कुल, मैं कांग्रेसियों से तो थोड़ा सा परहेज गुरेज करता हूँ, वो मेहनती नहीं है, ये ईमानदारी की बात है। खालिद हुसैन जी, अब जो चीजें चल रही हैं, नामों को लेकर के जो चर्चा बहुत तेजी से चल रही है, उसमें आप किस नाम के ऊपर ज्यादा विचार कर रहे हैं, या जो चेहरा होगा हम जो देखेंगे वो कांग्रेस पार्टी से होगा या इंपोर्ट किया जाएगा, जो चर्चा चल रही है इस वक्त? शुभेंदु जी, एक बात समझिए, आप नामों का फाइनलाइज करना नेतृत्व का काम है। मैं थोड़ा सा जो हमारे आईएलडी के प्रवक्ता ने कहा और जेजेपी और बीजेपी के लोग कह रहे हैं, थोड़ा इनसे बात कुछ करना चाह रहा हूं। आईएलडी के प्रवक्ता आज कह रहे हैं कि उनके घर घर में उनकी बात है। आप ये समझिए कि अब से 16-17 साल पहले जब हरियाणा में आईएलडी की सरकार थी, तो हरियाणा गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था। हरियाणा गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, और भाजपा का इनके साथ गठबंधन था, आईएलडी के साथ गठबंधन था। एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि तीनों ही पार्टियों की विचार और सोच एक जैसी है। वो घर अलग अलग हो गए, पार्टियां बट गई, वो एक अलग विषय है। अब जब 2000 से उसका चुनाव हुआ, मैं कहता हूं कि आईएलडी जो चुनाव लड़ेगी, प्रवक्ता जी हमारे साथी कह रहे हैं कि वो चुनाव सभी पार्टियों को हराएंगे, जमानत जब्त करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो जो चुनाव लड़ेंगे वो भाजपा को बैकअप देने के लिए चुनाव लड़ेंगे। दूसरा ये है, अगर जेजेपी की और भाजपा की इतनी अच्छी, सब कुछ हरियाणा में इतना अच्छा चल रहा है, तो ये जो आज निगमों में, बोर्डों में जो लोग बिठाए गए, उनके विधायक मानने बैठाए गए, तो इसकी इतनी जरूरत क्या थी, इतनी जल्दी क्या थी कि आप चुनाव से पहले कुछ नियुक्तियां कर देते हैं। आप ये समझ लीजिए कि सौदेबाजी में ही सरकार बनी थी। सौदेबाजी आज तक चल रही है, और इस विधानसभा को लेकर भी जो सौदेबाजी कर रही है ये जेजेपी और बीजेपी, वो सारा हरियाणा देख रहा है। जहां तक आप मुझसे कैंडिडेट का सवाल पूछ रहे हैं, हरियाणा में बहुत बड़ा नेतृत्व, बहुत बड़ी लीडरशिप काम करती है। बहुत जल्द उन सब की राय मशवरा होकर आपको उम्मीदवार का नाम मिल जाएगा। चलिए ठीक है, मैं इनका एक ही चेहरा है इनके पास। शुभेंदु जी, अभी हरियाणा में एक कहावत है कि तीसर कर दी, ये सबके टॉफी और रेवड़ी बांटेंगे और सुरजेवाला को तीसर करवाएंगे। चलिए, मैं इन्हें अभी पहले ही बता रहा हूँ, रात में इन्हें भी पता लग जाएगी। खाली जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इनके पास और कुछ है ही नहीं हरियाणा में। एक संदीप सुरजेवाला है, उसी को ले आएंगे और उसे फिर हरवाएंगे, उसे फिर फारिग करवा के ले जाएंगे। मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ, आप समझिएगा, ये जो
एक सेकंड शुभेंदु जी, 1 मिनट जी जी 1 मिनट। ये जो बड़ी बड़ी बातें नहीं है, आज हरियाणा की स्थिति जो है पूरे देश ने देख लिया है कि जेजेपी ने और बीजेपी ने किस तरह का सत्ता के हित का गठबंधन किया हुआ है। और जो किसान को वर्गलाने की ये बात कह रहे थे, मतलब किसान का ये, मैं इसको कहता हूं कि ये लोग किसान की बेइज्जती अरे आप बताए ना, आप राजस्थान में बाजरा किस भाव खरीद रहे हैं? आप खालिद जी मुझे बताएं, राजस्थान में बाजरा किस भाव में खरीद रहे हैं आप, और हरियाणा प्रदेश सरकार किस भाव में खरीद रही है? आप बताएं राजस्थान में, बताता हूं आप राजस्थान में 1300 में बाजरा क्यों खरीद रहे हैं? मैं आपसे और हरियाणा में 2150 रुपए में बाजरा क्यों खरीदा जा रहा है? जिस एमएसपी पे आप इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, जिस एमएसपी पे आप देश के एक ही ट्रैक्टर आपने पंजाब में आग लगाई, उसी ट्रैक्टर में, और उसी ट्रैक्टर को कैंटर में रख के लाए, दिल्ली में जलाया। उस ट्रैक्टर के नंबर एक ही है, वीडियो सारे देश में वायरल हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है। उसी ट्रैक्टर को पंजाब से रख के दिल्ली में लाके जलाया। चलिए ठीक है, जरा एक मिनट जवाब ले लेते। मैं सुखवंत जी आता हूँ, आपके पास लौटता हूँ, मैं आता हूँ, आपसे भी रिएक्शन। आप मेरा जवाब सुन लीजिए। हाँ जवाब दीजिए सर, जवाब दे दीजिए। आप मेरा जवाब सुन लीजिए। हरियाणा में बाजरा एमएसपी से 1000 कम बिक रहा है, और एक किसान के खेत में 35 मन बाजरा होता है। आप कहते हैं हम 8 क्विंटल लेंगे, 20 मन लेंगे। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, आप राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं क्या? आप हरियाणा में बड़ौदा, मैं सारी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ चला रहे हैं। आप जो सारे बात क्यों नहीं करते हैं? आप सारे देश में बात करके घूम रहे हैं, आप हरियाणा आप आंदोलन कर रहे चलिए हैं। ठीक है, जरा वापस विषय पर आ जाते हैं सर, बहुत दूर निकल गए हम हरियाणा से राजस्थान पहुंच गए हैं। ठीक है सर, ठीक है खालिद जी, ठीक है खालिद जी, सुखवंत जी जरा, सुखवंत, ठीक है सर, ठीक है विजेंद्र जी आता हूं, मैं आपके पास भी आता हूं। सुखवंत जी जरा जल्दी से रिएक्शन। ठीक है सर, ठीक है खालिद जी, ठीक है सुखवंत जी जरा जल्दी से रिएक्शन। मैं विजेंद्र जी उसके बाद आपके पास आता हूं, योगी जी आता हूं। शुभेंदु भाई, अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि इनेलो बीजेपी को बैकअप देने के लिए लड़ेगी, तो क्या रणदीप सुरजेवाला को हराने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी को बैकअप दे रहे थे, या राज्यसभा के चुनाव में वो उस कैंडिडेट को, कांग्रेस के कैंडिडेट को हरवाने के लिए बीजेपी को बैकअप दे रहे थे, या यहाँ पे बड़ौदा में जो रणदीप सुरजेवाला जी और शैलजा जी जो कांटे बिछा रहे हैं कांग्रेस के लिए, क्या वो बीजेपी को बैकअप देने के लिए है? और तीसरी बात ये है कि बड़ौदा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो उस पार्लियामेंट्री सीट का हिस्सा है जहां से इनके सबसे बड़े नेता, जिसका ये कहते हैं कि वहां पे उनकी हवा है, वो 1.5 लाख वोटों से आ रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। ये तो इक्वेशन की बात है। और श्री कृष्ण हुड्डा जी वहां पे एक सम्मानित उनका एक स्थान था, उन्होंने सीट निकाल दी। अदरवाइज इनके सबसे बड़े नेता उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से हारे हैं 1.5 लाख से बड़े वोटों से, जिनको एक बड़े नेता होने का दावा करते हैं। बड़ौदा भी उसी का हिस्सा है। ठीक है। और जहां तक सरकार की बात है, 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही और उस सरकार ने किसानों के लिए जमीन बिकवाने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। अगर आज कहीं पर भी भूपेंद्र हुड्डा जी को 2 लोग चाय पिलाने के लिए तैयार हो, तो मैं खालिद भाई बताएं, वो इसलिए कि इनकी सरकार की जो करतूतें हैं ना, और जो ये कह रहे हैं कि इनेलो की सरकार थी तो गुंडा कहते थे। अब कहां पे एक भी घटना आप ऐसी बता दें, अब ऐसे कहने को तो आप अफवाह का हिस्सा बन जाएं। लेकिन शुभेंदु जी एक बात साफ है, देखो बीजेपी को और कांग्रेस के प्रवक्ता भी दोनों इनेलो पर अटैक कर रहे हैं, इसलिए साफ है कि इन लोगों को इनेलो से डर है और बड़ौदा इनेलो जीतने वाली। विजेंद्र जी हंसने से कुछ नहीं होता विजेंद्र भाई, आप ग्राउंड पर जाकर बड़ौदा में देखें। विजेंद्र जी सौदेबाजी और डर है आपको? देखिए शुभेंदु जी, बड़ी अच्छी बात है कि अपनी पार्टी का पक्ष तो उनको रखना ही है, और हम तो शुभकामना देते हैं लोग मजबूती से चुनाव लड़े बड़ौदा के अंदर। हमारी उनको शुभकामनाएं हैं, मजबूती से चुनाव लड़े, मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ बिल्कुल, आप मजबूती से चुनाव लड़े। और देखिए मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेसी प्रवक्ता जैसे शुभेंदु जी कह रहे थे कि एक तरफ तो वो शुरू में कह रहे थे कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, और अभी जो हमारे साथी जेजेपी वाले ने, जो प्रवक्ता साथी ने जो क्वेश्चन किया था राजस्थान पंजाब में आप खरीद क्यों नहीं कर रहे किसानों की गेहूं फसल की, धान की और अन्य जो बाजरे वगैरह की, तो वो कह रहे हैं यहाँ की बात करें तो कांग्रेस को तय करना चाहिए कि वो राष्ट्रीय दल है, तो फिर उनको जवाब देना चाहिए बाकी राज्यों में किसानों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर आप क्यों कर रहे हैं। पहली बात। दूसरा, शुभेंदु जी जिस तरह से उन्होंने ड्रामा किया है, देखिए इनकी जमानत जब इनकी कांग्रेसियों की जमानत जब होगी, अरे भैया आपने बीच में नहीं बोला, मैं सुन लीजिए, आपने बीच में नहीं बोला, मैं सुन लीजिए। देखिए इनकी शुभेंदु की जमानत क्यों जब सोनी में बताता हूँ, जमानत जब होने का कारण क्या है
कि आप देखिए जैसे मैंने बताया कि पंजाब के अंदर दिल्ली के अंदर एक ही ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये राहुल गांधी की गाड़ी को क्यों नहीं चलाते, ये भूपेंद्र हुड्डा की गाड़ी को क्यों नहीं चलाते, ये रणदीप सुरजेवाला की गाड़ी को क्यों नहीं चलाते, ये किसानों को, किसान जिसको भगवान की तरह पूछता ट्रैक्टर को, उस ट्रैक्टर को शुभेंदु जलाते हैं, जगह जगह अपमान करते हैं किसानों का। ये राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा सुरजेवाला की गाड़ियों में क्यों नहीं चलाते? यानी कि एक बात तो साफ है कि बड़ौदा का उपचुनाव होना है, लेकिन उसमें किसानों का मुद्दा जरूर उठेगा, बार बार उठेगा। विपक्ष इसको लेकर के केंद्र मैं रिएक्शन लूंगा सर आपसे, लेकिन योगेश जी छोटी सी बात करना चाह रहा हूं। जो ये बाजरे की बात कर रहे हैं ना, मतलब अगर आपके पास समय हो तो मेरे साथ मेरे मित्र आए हुए हैं, वो पिछली बार भी आए थे यही सोच के ये बाजरे का बड़ा जिक्र करते हैं। मैं उन्हें यही चैनल पे अभी बुला सकता हूँ, नीचे पार्किंग में है वो, उनका बाजरा पड़ा हुआ है, आज तक खरीदा नहीं गया हुआ, और ये उम्मीद है कि अभी बारिश होने वाली है। अभी अगर ये खरीद सकते हैं, या योगेश जी बैठे हैं, अभी इनसे मिलवाऊंगा, ठीक है, अभी मैं मिलवा दूंगा। तो ये जो बोलने की बातें हैं ये अलग हैं। कौन सी मंडी में पड़ा हुआ है? अरे घर पे पड़ा हुआ है, उनका खरीद ही नहीं रहा है कोई। मैं अभी आपको जगह मैं कह रहा हूँ, बंदे को बुला लेता हूँ अभी नीचे पार्किंग में। मैं बात करा सकता हूँ फोन पे, अभी फोन पे बात करा सकता हूँ कि आप फला दिन अपना बाजरा लेके आए, किसान पे मैसेज जाता है, बाकायदा चार्ट बना हुआ है, मेरे फोन में चार्ट है, सोना मंडी का है, तालपुर मंडी का है, फरुखनगर मंडी का है। जिस दिन जिसको कॉल किया जा रहा है वो उस दिन अपना माल लेके आए, अपना माल बेचे। इस प्रोग्राम के बाद मिलाऊंगा, अभी तो आप नहीं बुला सकते, मैं मिलाऊंगा आपको। अगर आप बेवजह अपनी ट्रॉली लेकर कहीं गेट पे खड़े हो रहे हो, आपको बुलाना नहीं है कि आज आपको नहीं आना, आपको कल आना है। हाँ, कल ठीक है विजेंद्र बड़े झोल हैं, ये बड़े झोल हैं, किसानों को पता है सबको कितने झोल हैं, जमींदार की बाजरे की कितनी क्वालिटी है। ठीक है, मैं विजेंद्र जी मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे क्वालिटी का क्या रेट है, ये अभी बताएं झोल कितने हैं। ये पूछ रहे हैं कि आपने क्या ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर किया अपनी फसल को? हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं मिला देता हूँ, बंदे को बुला देता हूँ, उन्होंने अगला प्रोग्राम कर लो आपसे। नहीं है कुछ भी, कॉल आएगी, नहीं मैं मिला दूंगा अभी। ठीक है विजेंद्र जी, आप लाइव चाहो, ठीक है आप ले जाना तो ठीक है विजेंद्र जी। हाँ ये मेरी फसल मेरे मेरा पोर्टल का रजिस्ट्रेशन दिखा दे और मंडी बता दे, मैं अभी इनको जवाब देता हूँ, मेरा चैलेंज है इनको। मैं आपको मैं कह रहा हूँ, मैं ऑन टीवी बुलाने के लिए तैयार हूँ बंदे को, आप बात कर लो उनसे। आप बताइए ना, आप जिसको कॉल कर रहे हैं मंडी का नाम बताइए और मेरी फसल अरे लंबी चौड़ी बातें मत करो, कितने झोल है उसके अंदर वो बताओ। आप नहीं बता बाजरे में कितने झोल है, कितने टाइप का बाजरा है, कौन सा है, किस रेट में ले रहे हो? झोल क्या है? अरे झोल ही है। चलिए ठीक है नहीं ये सवाल तो मैं ही कर चुका था कि क्या ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर किया हुआ है? मैं कह रहा हूँ मिला देता हूँ उसे। ठीक है चलिए इस बारे में भी कर लेंगे चर्चा। ठीक है लेकिन योगेश जी अब जो रणनीतिक तौर पर जो कोशिशें हैं, क्या किसी तरीके से अगर आपको लगता है, क्योंकि चेहरा ये कहा जा रहा था कि सिंबल तो जो है बीजेपी का रहेगा, लेकिन जननायक जनता पार्टी का क्या चेहरा होने की उम्मीद है? शुभेंदु जी, मैंने पहले भी बताया है कि गठबंधन में हम चुनाव लड़ रहे हैं, चेहरा और निशान गठबंधन का है। कैंडिडेट कोई भी हो, गठबंधन का मतलब गठबंधन है, हम सरकार में हिस्सेदार हैं। गठबंधन का प्रत्याशी आपके सामने आएगा, प्रत्याशी का नाम कोई भी हो सकता है, ये अभी कुछ घंटों में आपके बीच में आ जाएगा। गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, हमें भरोसा है, हमने जिस तरह से जिस हालात में प्रदेश की हमने सेवा की है, बड़ौदा का उपचुनाव हर हालत में जेजेपी बीजेपी जीतेगी। चलिए ये मुंगेरी लाल के सपने मैं जरा एक रिएक्शन जरा जल्दी से विजेंद्र जी से ले लेता हूं, फिर बाकी मेहमानों के से रिएक्शन लूंगा। मैं विजेंद्र जी ये पूछना चाह रहा हूं कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है, आपको लग रहा है कि इससे बहुत हद तक फायदा मिलेगा? एक जमीन जो तैयार थी उसमें स्टार प्रचारकों के आने के बाद कुछ हवा बदलेगी, उसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए सुरेंद्र जी, जैसा पिछले लगभग 1 महीने से आप देखिए, कोई भी कांग्रेसी नेता बड़ौदा विधानसभा के अंदर गया नहीं है, इनका कोई भी बड़ा नेता वहां पे। और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेके बड़ा तक कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता वहां दमखम से प्रचार में लगे हुए हैं। 30 स्टार प्रचारकों की सूची आज जारी हुई है, सभी कल से अपने काम में लग जाएंगे। और बड़ौदा के चुनाव को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु जी हर चुनाव को बड़ा गंभीरता से लेती है, लोकतंत्र के अंदर चुनाव का एक अपना महत्व है और हर चुनाव को हमको दमखम लगा करके जीतते हैं। इसी कारण देश में, हरियाणा प्रदेश में, ज्यादातर राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सभी जो स्टार प्रचारक हैं
वो जनता की मांग पर, जनता के अनुसार हमने देखा किस जनता। चलिए ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन खालिद हुसैन जी आपसे भी ले रहा हूं कि क्या कारण है कि अभी तक किसी भी तरीके से, ठीक है अब शायद संपर्क टूट गया है, मैं सुखवंत जी आपसे भी यही पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी तो कह रही है कि हम तो रणनीतिक तौर पर भी काम कर रहे हैं, हमने तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी साझा कर दी है, जमीन पर हमारे जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो तो काम में डटे हुए हैं, लेकिन आईएनएलडी की क्या तैयारी है इसको लेकर? शुभेंदु जी, ये स्टार प्रचारक किसी दूसरे ग्रह से आ रहे हैं क्या? ये तो यही थे और यही हैं, और इन्हीं स्टार प्रचारकों की वजह से ही जनता बीजेपी से चिड़ी हुई है, इनके कार्यगुजारियों से चिड़ी हुई है। इसलिए ये कोई लिस्ट विस्ट जारी करना, ये करना, वो एक ड्रामा हो सकता है, उस आडंबर से किसी कोई प्रभावित नहीं होगा। ग्राउंड की बात है, ग्राउंड पर इनको, इनके नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा था, लोग जूते लिए खड़े थे कि कब वो आए और कब हम उनका स्वागत करें। जहां तक आईएनएलडी के, मैं पहले भी आपको जवाब दे चुका हूं कि हम बहुत दिन से वहां पे काम कर रहे हैं और लोगों को बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन है लोगों की सोच में, क्योंकि जो किसान, कमेरे, गांव, ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, जो शोषित, वंचित हैं, पिछड़े हैं, जिनको बीजेपी कॉरपोरेट की हितैषी होने की वजह से जिनके साथ अत्याचार और अन्याय करती है, और कांग्रेस ने जिनके साथ पहले किया है, हम उनकी आवाज भी हमने उठाई है, और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सड़क से लेके विधानसभा तक। ठीक है, मैं सर एक सवाल, एक मिनट, मैं 10 सेकंड में पूरी करता हूँ। और लोगों का यहाँ बड़ौदा में नहीं, पूरे हरियाणा में, और पर्टिकुलर बड़ौदा वालों को तो एक अवसर मिला है। लोग ये कह रहे हैं कि जिस चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक विधायक होते हुए विधानसभा में इतनी पुरजोर तरीके से किसानों की, हर व्यक्ति की आवाज उठाई, अगर वो 2 हो जाएं तो गजब कर देंगे। इसलिए बड़ौदा वाले निश्चित रूप से उस बात को, क्योंकि समस्याओं एक निदान तो सरकार ने, अगर आप ये मान रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि वोट शिफ्ट होगा, तो कौन सा वोट शिफ्ट होगा? जननायक जनता पार्टी का जो पहले वहां पर वोटर था, क्या वो आईएनएलडी की तरफ आएगा? शुभेंदु जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि कोई मैथमेटिक्स नहीं है, या कोई वो नहीं, ये चीज नहीं है कि वो वोटर यहां शिफ्ट होगा और वो एज ए होल शिफ्ट होगा। एज ए होल कोई चीज शिफ्ट नहीं होती। वोटर वो शिफ्ट होगा जो जिन्होंने देख लिया कि भाई किस प्रकार से ग्रामीण अंचल को, किसान को इन बिलों के माध्यम से, या दूसरे लोगों को, छोटे दुकानदार को, व्यापारी को, हर वर्ग को बीजेपी ने तहस नहस करने की उसने योजना बना करके उसका एग्जीक्यूशन किया, इनको तहस नहस करने की कोशिश की। वो सारे के सारे लोग आज के दिन, हर व्यक्ति उद्वेलित है, और वो सब के सब इधर इनेलो की तरफ इसलिए आएंगे क्योंकि उन्होंने देख लिया कि कांग्रेस भी एक तरह से उन्हीं के सूज में अपने पांव रखती है। ठीक है, योगेश जी, फाइनल कमेंट, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट एक तरफ बीजेपी की तरफ से है, रणनीति पूरी तरीके से नजर आती है, आप दोनों गठबंधन जो है मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ एज उनको मिलेगा? ये मैं तो 2 बातें करना चाहूंगा। नेहरा जी की एक बात से मैं सहमत हूं, पर थोड़ा सा सेंटेंस को बदलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम हर चुनाव को सीरियसली लड़ते हैं, और मेरा मानना यह है कि भाजपा सिर्फ चुनाव ही सीरियसली लड़ती है और कोई काम सीरियसली नहीं करती। नंबर 1 पार्ट। नंबर 2, जो एज है इसमें कोई 2 राय नहीं है। नंबर 1, सरकार में है। नंबर 2 पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं, जिनकी 70,000 के करीब अब ये जो जोड़ बनता है वो है। ठीक है। नंबर 3, ये मैं कह रहा हूं, इनका ये अपने सभी दर्शकों को हम वो भी दिखा रहे हैं, 2019 में जो आप कितने प्रतिशत और कितने वोट मिले हैं थे कैंडिडेट्स को, वो हम लगातार इनका वर्कर जो है वो वाकई बहुत सीरियस हो। और मैं इतना तक यकीन कर सकता हूं कि इनके ये एक घर में एक आदमी भी बिठाने की हैसियत रखते हैं एक चुनाव जीतने के लिए, और ये कर देंगे ऐसा काम। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं एज तो इनके है, लेकिन इतना इजी चुनाव नहीं है कि सबकी जमानत जब्त कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन जरा जाने से पहले आज का सवाल सबसे पहले आपको दिखा दें, क्योंकि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में और उससे पहले के कार्यक्रमों में भी आपके सामने एक सवाल रखा था। सवाल यह था कि जींद उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली बीजेपी क्या बड़ौदा में इतिहास दोहराएगी? हाँ और ना में आपको अपना जवाब देना था। जरा आज का इस सवाल का जवाब देख लेते हैं जनता की तरफ से, यानी कि हरियाणा वासियों की तरफ से क्या जवाब दिया गया। हाँ 19% लोगों की तरफ से जवाब दिया गया और 81% लोगों की तरफ से ना में जवाब दिया गया है। तो ये आज के सवाल का जवाब आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन जिस तरीके से ये बार बार बीजेपी और गठबंधन ये दावा कर रहा है कि इस चुनाव में जीत हासिल होगी, जनता को तय करना है कि किस राजनीतिक दल पर उनको भरोसा करना है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।